वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज। आज आप लोगों से एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, जो कि हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक पार्ट है, होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी पर डिस्कस करूँगा। मित्रों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम सेमेस्टर 4 का पेपर, जिसका कोड है C09, रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी। मोस्टली हम लोग इस बात के लिए स्टडी करते हैं कि हम इस बात को जान सकें कि किस तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमारे बहुत सारे मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, हम कह सकते हैं कि जहाँ भी कॉमर्स की स्टडी होती है, उसमें अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एज ए सिलेबस डिज़ाइन किया गया है तो उसमें होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का चैप्टर ज़रूर होता है। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें हम लोगों को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के बारे में समझना पड़ता है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम इसी बात को समझेंगे कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को कैसे तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को कंबाइंड बैलेंस शीट के रूप में भी जाना जाता है। इस बात को जानने से पहले कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाए, हम कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट पर भी हम बात कर लेते हैं। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि हम सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट इज़ होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मित्रों, होल्डिंग कंपनी इज़ दैट कंपनी विच कंट्रोल अनदर कंपनी, और जिसे ये कंट्रोल करती है उसे हम लोग सब्सिडरी कंपनी के रूप में जानते हैं, नोन एज ए सब्सिडरी कंपनी। और ये कंट्रोल कैसे किया जाता है? बाय एक्वायरिंग सफिशिएंट इक्विटी शेयर ऑफ दैट सब्सिडरी कंपनी। यानी एक कंपनी एज अ होल्डिंग कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, उसके सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करके, तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी के रूप में जानी जाएगी। यहाँ कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायरिंग सफिशिएंट इक्विटी शेयर। तो उसके लिए हम बता दें कि कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल मीन्स कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और सफिशिएंट परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब एक्वायरिंग मोर देन 50% और 1/2 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी होल्डिंग कंपनी के रूप में अगर किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल, अर्थात उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल अपने पास ले ले, और ये पॉसिबल है मोर देन 50% या 1/2 से ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर को एक्वायर करके। यानी जाहिर सी बात है कि इस बात को हम जानते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह अगर हमको किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना है तो वहाँ की पावर को अपने कंट्रोल में लेना होगा। और किसी भी पावर को कंट्रोल में लेने का मतलब ये है कि
उसकी जो राइट्स है वो हमारे पास हो। और वोटिंग राइट इज़ द मेन पावर ऑफ अ कंपनी। अगर हम और वोटिंग राइट्स हमारे इक्विटी शेयर्स में होती है, इसलिए अगर हम किसी भी कंपनी के 50% से ज़्यादा या 1/2 से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल को एक्वायर कर लेते हैं तो उसका वोटिंग राइट्स पावर हमारे हैंड में आ जाता है। और डायरेक्टर अपॉइंट किसके थ्रू होते हैं? वोटिंग राइट्स के थ्रू होते हैं। जिसको भी ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टर को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दो तरीके से, यानी हम डायरेक्टर को अपने कंट्रोल में करके और डायरेक्टर कंट्रोल किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स को 50% से ज़्यादा एक्वायर करके। तो इस तरीके से एक होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो डायरेक्टर को 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करके या बाई करके या परचेज करके एक्वायर करके अपने कंट्रोल में कर ले। एक चीज़ यहाँ पे जान लेंगे कि होल्डिंग कंपनी डिनोटेड बाय एच कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी डिनोटेड बाय एस कंपनी। तो इस चीज़ों को जानने के बाद अब हम आगे सब्सिडरी कंपनी को समझ लेते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी इज़ अ कंपनी विच कंट्रोल इट्स, ध्यान दीजिएगा, सब्सिडरी कंपनी इज़ अ कंपनी विच कंट्रोल इज़ ऑब्टेन बाय एन अनदर कंपनी। और ये कंपनी कौन है? इट्स अ होल्डिंग कंपनी इन द मैटर ऑफ, किस तरीके से? कंट्रोल इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंट्रोल इट्स मोर देन 50% और 1/2 वोटिंग पावर। यानी कोई भी सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसको कंट्रोल कर लिया जाए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू और उसके मोर देन 50% या हाफ वोटिंग पावर्स को एक्वायर करके, तो वो हमारी सब्सिडरी कंपनी हुई। तो होल्डिंग कंपनी वो है जो किसी के कंट्रोल को होल्ड करती है और सब्सिडरी कंपनी वो है जिसके कंट्रोल को होल्ड कर लिया जाए। और ये कंट्रोल कैसे होल्ड किया जा सकता है? याद रखिएगा, 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करके। सिंपल सी बात है, किसी वोटिंग पावर को 50% से ज़्यादा अगर हम एक्वायर कर लेंगे तो कंट्रोल हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम बता दें कि हमारे इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। लेकिन ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात से आया है कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी को होल्ड करती है या एक्वायर करती है तो उस कंडीशंस में उसको कंबाइंड बैलेंस शीट, कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। और इन तीनों की जगह पे हमें केवल स्टडी करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। तो ये तो उस कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमको यहाँ क्या समझना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाएगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मोस्टली हम फोकस किस पे करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है होल्डिंग कंपनी का। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें, जो कंपनी परचेज करती है उस कंपनी की बुक में ही ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी बिकती है वो कंपनी समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें जो भी ट्रांजैक्शंस करना है वो कहाँ करना है? इन द बुक ऑफ होल्डिंग कंपनी में। और होल्डिंग कंपनी की बुक में ही हमको बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो कि कंबाइंड बैलेंस शीट के रूप में भी जानी जाती है। और कब बनाना है? एज एट बैलेंस शीट डेट। जो भी हमारी बैलेंस शीट की डेट होगी उसी डेट पे, ऐसा नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा डेट में बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा ही जब भी जिस वर्ष होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है किसी कंपनी को, उस कंपनी के उस वर्ष ही हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाना होता है। इसलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कब बनाई जाएगी? जो भी बैलेंस शीट डेट होगा, जैसे कि हमारे यहाँ 31 मार्च माना जाता है, तो 31 मार्च को ये बैलेंस शीट मोस्टली बनाई जाती है। और हम एक कॉमन फॉर्मेट ही आपके सामने रख रहे हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो भी कंपनी की बैलेंस शीट है उसी फॉर्मेट बनाया जाना है। बस ये है कि हम इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को ऐड करके सब्सिडी और होल्डिंग का ऐड करके दिखाते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा फॉर्मेट है। हमारा पहला पॉइंट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में भी पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते हैं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक नया पॉइंट है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है इसको हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही लायबिलिटी होती है, एक नॉन करेंट और एक करेंट। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में डिवेंचर्स, ठीक है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती हैं। इसके बाद हम करंट लायबिलिटीज़ दिखाते हैं और बाद में इसका टोटलिंग कर देते हैं। तो ये टोटल हमारा जो है टोटल बैलेंस शीट, टोटल ऑफ लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है एसेट। एसेट भी दो पार्ट में बटी है, नॉन करेंट और करेंट। इसको हम लोग कंबाइंड करके यानी एच और एस को ऐड करके दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पे हम इस चीज़ को इंडिकेट कर दें कि एच प्लस एस का हमको करंट एसेट दिखाना है, एच प्लस एस का हमको नॉन करंट एसेट दिखाना है, यानी दोनों हमको कंबाइंड कर दिखाना। और यहाँ पे लायबिलिटीज़ में भी हम बता दें एच और एस को हमें कंबाइंड करके दिखाना है। तो इस तरीके से हमें जो कॉमन कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का उसी को फॉलो करते हुए एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का यही कॉन्सेप्ट है। अब ये हमको समझना है कि हम कैसे एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के साथ ही हमको कुछ वर्किंग भी दिखानी होती है। वर्किंग में सबसे पहला पॉइंट होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? अभी हमने बात किया कि किसी कंपनी के द्वारा किसी कंपनी के कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। यानी कि कोई कंपनी, जब एक कंपनी किसी कंपनी के कंट्रोल बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% इक्विटी शेयर अपने हैंड्स में लेती है, तो उसे कुछ कॉस्ट पे करनी होती है। तो उस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम कॉमनली यहाँ समझ लेते हैं कि अगर इफ़ इट इज़ अ लॉस तो इसे हम गुडविल मानेंगे, और अगर ये प्रॉफिट के रूप में है, इफ़ इट इज़ प्रॉफिट देन इसे हम कैपिटल रिजर्व के रूप में ट्रीट करेंगे। तो इसलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? मैंने आपको बताया कि जब कंपनी किसी कंट्रोल को एक्वायर करती है तो उसे कुछ कॉस्ट पे करना होता है। इसी कॉस्ट को हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ ही साथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? तो हमने बताया कि होल्डिंग कंपनी 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर लेती है। कभी कभी 100% भी शेयर को एक्वायर कर लिया जाता है। लेकिन जो शेयर एक्वायर नहीं किए जाते हैं तो उनके इंटरेस्ट को ही हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं। तो यहाँ हमने इंडिकेट किया हुआ है कि दो शेयर कुड नॉट एक्वायर्ड बाय होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग कंपनी, राइट ऑफ सच शेयर होल्डर्स नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके साथ साथ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी निकाले जाते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तभी निकाले जाते हैं जब बिजनेस या कंट्रोल एक्वायर किया जाता है बिफोर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। इसको हम लोग आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये मेन पॉइंट्स हैं। वर्किंग भी हमको साथ में फोकस करनी होगी, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जैसा कि मैंने बताया कि एक कंपनी किसी कंपनी के कंट्रोल को होल्ड कर लेती है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी के रूप में जानी जाती है। और ये जो कंट्रोल है उसको अपने हैंड्स में या उसको एक्वायर करने के लिए उसको कुछ कॉस्ट को पे करना होता है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमको सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि हमारा परसेंट ऑफ होल्डिंग क्या है। परसेंट ऑफ होल्डिंग जानने के बाद ही हम इस बात को फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे होल्डिंग की क्या कॉस्ट है। उसके साथ साथ हमको एक प्रोसेस जो फॉलो करनी है, वो प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नोट करना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट
जिसको कि अ वैल्यू पेड बाय होल्डिंग कंपनी के रूप में जाना जाता है। उस प्राइस में हमको लेस या ऐड करना होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी इन हमारी सब्सिडरी कंपनी। एक कॉमन सी बात है कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके प्रॉफिट्स को भी परचेज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम कंपनी के शेयर्स और उसकी जो इक्विटी प्राइजेज है उस दोनों को हम यहाँ पर लेस करेंगे। यहाँ एक चीज़ हम आपको फिर से बता दें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हेल्ड बाय एच कंपनी, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लेस और ऐड हमने इसलिए किया हुआ है, प्रॉफिट की कंडीशन में ऐड होगा, लॉस की कंडीशन में लेस होगा। तो इसे हम लोग एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अगर वो पॉजिटिव है, प्लस है, देन इट इज़ कैपिटल रिजर्व, इफ़ इट इज़ इन नेगेटिव देन इट इज़ गुडविल। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर हमने बताया कि हमें परसेंट ऑफ होल्डिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो परसेंट ऑफ होल्डिंग को हम कैसे जान सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एच कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, एक्वायर्ड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, ठीक है, इक्विटी शेयर ऑफ एस कंपनी, ठीक है, आउट ऑफ इट्स 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं जिसमें हमने कहा है कि एस कंपनी जिसने एक्वायर्ड किया है 3000 इक्विटी शेयर एस कंपनी का 5000 शेयर में से, तो हम कैसे निकालेंगे? तो परसेंट ऑफ होल्डिंग, ध्यान दीजिएगा कैसे निकाल रहे हैं, इक्वल टू इक्विटी एक्वायर्ड बाय एस कंपनी, ठीक है, एस कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इनटू 100। तो इसको निकाल लेंगे, 3000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 देन 60%, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने परसेंट ऑफ होल्डिंग फाइंड आउट कर लिया। तो किसी भी होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग किसी भी कंपनी का क्या है। तो हमने जैसा कि अभी आपके सामने डिस्कस किया कि हमको फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमको बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट करना। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमको जो है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डेट ऑफ एक्विजिशंस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। एक डेट
ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट की जो डेट है जो कि हम 31 मार्च के रूप में जानते हैं, ठीक है ये, और उसके बाद अनदर डेट, ठीक है, यानी कि हमारी डेट ऑफ बैलेंस शीट की डेट के अलावा अगर कोई डेट है तो वो, तो अगर ये कंडीशन है तो हम इस कंडीशन में अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। याद रखिएगा डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ एक्विजिशन से हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चेंज होती है, इसलिए डेट ऑफ एक्विजिशन दो तरीके से होती है। एक बैलेंस शीट की डेट जो कि 31 मार्च है, एंड ऑफ द ईयर बोला जाता है और फाइनेंशियल ईयर, और दूसरी होती है अनदर डेट। दोनों ही कंडीशन में हमारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट या टेक्निकल कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक में 100% होल्डिंग, यानी एक कंडीशन जब पूरी 100% जो है कि शेयर को एक्वायर कर लिया जाए, और एक कंडीशन होता है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जहाँ पे मोर देन 50% होल्डिंग ली जाए, यानी हम इस कंडीशंस को बोल सकते हैं मोर देन 50% होल्डिंग। तो ये कंडीशन हो सकती है, यानी हमको डेट ऑफ एक्विजिशंस को ध्यान में रखना होगा। डेट ऑफ बैलेंस शीट है या अनदर डेट है, अगर डेट ऑफ बैलेंस शीट है तो उसमें 100% होल्डिंग हो रही है या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अभी हमने एक एग्जांपल में बताया था ऊपर, अगर 5000 में 5000 शेयर ले लिया होता, जैसे देखिए अगर 5000 शेयर पूरे के पूरे ले लेगा तो 100% होल्डिंग है, लेकिन 3000 शेयर ही एक्वायर किए गए, इसलिए यहाँ पर 60% होल्डिंग ही निकाली गई है। तो इस तरीके से हमको डेट ऑफ एक्विजिशन और उसमें कितनी परसेंटेज होल्डिंग है इस बात को फाइंड आउट करनी होती है। तो अभी तो हमारा मेन फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि कैसे हमारी जो है इस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट की जाए। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर 100% होल्डिंग होती है तो हम लोग इसमें केवल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सॉरी कंसोलिडेटेड पीएल, ये भी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस कंडीशंस में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। और इसमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा। तो साथियों, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को एक और पॉइंट से समझा जा सकता है, लेकिन इस चीज़ को हम अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के थ्रू कम से कम इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, कुछ वर्किंग्स होती हैं वो वर्किंग कैसे की जाएंगी, इस वर्किंग में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है, इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय डेट ऑफ एक्विजिशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अब आप आगे के वीडियो के तैयार रहें, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक एग्जाम्पल के साथ बनाई जाए। धन्यवाद।